नमस्कार दोस्तों। सदियों से चंगेज खान से लेकर के आज के व्लादिमीर पुतिन तक बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करते आ रहे हैं और अब आगे भी शायद करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। चाहे वो हिटलर सरीखे नफरत फैलाने वाले थे या सिकंदर और सीजर जैसे अहंकार उन्मादी विजेता, इन सब में ये प्रवृत्ति थी। नेपोलियन बोनापार्ट में भी ऐसी प्रवृत्तियां थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों से निराला था। नेपोलियन फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में पैदा हुआ था। उसने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां की सेना में बहुत तेजी से तरक्की की थी। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये विश्व विख्यात है, इसका इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व है। वो क्या महत्व हम धीरे धीरे अभी आगे समझेंगे। ये क्रांति 1787 में रईसों की बगावत से शुरू हुई थी। रईस एरिस्टोक्रेसी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। उस समय जो सरकार ने उस समय की सरकार थी उसने कुछ राजकोषीय या फिस्कल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी, राजकोषीय सुधार लाने की कोशिश की थी, जो रईसों को या एरिस्टोक्रेट्स को पसंद नहीं आया। 1788 में, अब ये फ्रांस का दुर्भाग्य कह लो या वहां के जो राजा थे उनका दुर्भाग्य कह लो, 1788 में फ्रांस में अकाल पड़ा, जिससे वहां पर बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई और लाखों लाखों लोगों को बहुत सारे कष्ट भी सहने पड़े थे। तो जो वहां के वंचित लोग थे, वंचित वर्ग के लोग थे, उन्होंने ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने वहां के राजतंत्र, रईस वर्ग और पादरी वर्ग को एकदम भस्म करके रख दिया, उसको नष्ट कर दिया। शायद प्राचीन भारत के अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद नेपोलियन ही विश्व में एकमात्र ऐसे राजा रहे हैं, ऐसे विजेता हुए होंगे जिन्होंने जाने अनजाने में ही से बहुत सी समाज सुधारक धारणाओं को विश्व भर में प्रोत्साहित किया। नेपोलियन के मामले में ये धारणाएं थी आजादी, समानता और भाईचारा, जबकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की धारणाओं को विश्व भर में उनका प्रचार करवाया था। आत्मविश्वास से भरपूर नेपोलियन इतिहास में महानतम स्वनिर्मित व्यक्तियों में से एक था। वो नास्तिक था, लेकिन फिर भी उसको किस्मत पर विश्वास था और उसको ये विश्वास था कि जो उसकी किस्मत है, जो उसका भाग्य है, वो उसे एक ना एक दिन महानता के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ किस्मत के सहारे रहे। उसने भरपूर कोशिशें की अपना ये स्वप्न पूरा करने के लिए कि वो विश्व विजयी बने। और 9 नवंबर 1799 को वो फ्रांस का कर्णधार बन गया। नेपोलियन का महान होने का ये सफर और उसके बाद में जो उसका पतन हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, कथानक है। 1792 सितंबर में फ्रांस के नेशनल कन्वेंशन ने राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र स्थापित कर दिया था। वहां के राजा लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन से मृत्युदंड दे दिया गया था और उसकी पत्नी मारी एंटोनेट को करीब 8-9 महीनों के बाद उसको भी मौत के घाट उसी प्रकार से उतार दिया गया था, यानी कि उनको भी गिलोटिन कर दिया गया था। इसके बाद वहां आतंक का छत्र साम्राज्य आतंक का वहां पर फ्रांस भर में फैल गया। सरकार द्वारा स्वीकृत, यानी कि ये सरकार की तरफ से जो अब नई सरकार बनी थी जिसने राजतंत्र का को हटा करके गणतंत्र स्थापित किया था, उस सरकार द्वारा स्वीकृत हिंसा और हत्या आम हो गई थी। मतलब हर रोज आए दिन सुबह दोपहर शाम रात को लोगों को मारा जाने लगा था। 5 सितंबर 1793 और
27 जुलाई 1794 के बीच वहां की जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने हजारों लोगों की हत्या की और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी करवाया। ये जितने कांड हो रहे थे ये रॉबespierre द्वारा संचालित समाज सुरक्षा समिति करवा रही थी और जो ज्यूरी थी उसके पास अब दो ही विकल्प थे, अल्टरनेटिव्स थे। या तो उनको आप कहो कि वो गिल्टी हैं या वो कसूरवार है, या फिर उनको आप बरी कर दो, उनको दोष मुक्त कर दो। तो या मृत्युदंड या दोष मुक्त, यही दो विकल्प छोड़े गए थे। और वो इस प्रकार से ये व्यवस्था चली कि 17,000 लोगों को मृत्युदंड मिला बुलेट द्वारा, और जो व्यक्ति जेलों में ठूस दिए गए थे उनमें से 10,000 लोग सड़ करके जेलों में मर गए थे। और यही कारण बना रॉबespierre के पतन का। अब क्या होता है जब इस प्रकार की सरकार बनती है जो फ्रांस के सम्राट के मृत्युदंड के बाद स्थापित हुई थी, और कई गुट बने हुए थे, क्योंकि पावर सत्ता एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई हथियाना चाहता है या अपना एक छत्र राज करना चाहता है। तो वहां पर भी कई गुट बन गए थे जो आपस में प्रतिस्पर्धी थे, और इन गुटों में हर रोज आपस में टकराव होते रहते थे। और इस सरकार का नाम था डायरेक्टरी। इस सरकार को डायरेक्टरी कहा जाता था। और डायरेक्टरी के जो गुट थे जब ये लड़ते थे आपस में, तो जो हार जाता था तो उसके समर्थकों को और उसके जितने भी ऑफिशियल्स होते थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और बहुत किस्मत वाले होते थे वो जिनको कारागार में डाल दिया जाता था। शायद किस्मत वाला भी कहना गलत होगा, क्योंकि वो जेल में भी वो मौत से भी बदतर जिंदगी जीते थे, जानवरों की तरह उनको वहां पर रखा जाता था। तो अब एक तरफ तो आंतरिक कलह के कारण फ्रांस में खून की नदियां बहाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ नेपोलियन क्या कर रहा था? नेपोलियन ने बाहरी शत्रुओं से अपने देश को बचाने के लिए एक के बाद दूसरा युद्ध किया और विजय पर विजय हासिल करता चला गया। उसका शुरू में यह मकसद था कि कोई भी बाहरी शक्ति फ्रांस के ऊपर हावी ना हो जाए। और इन युद्धों के दौरान उत्तरी इटली और नेदरलैंड्स पर उसने कब्जा कर लिया। जब उसने इटली और नेदरलैंड्स पर कब्जा किया तो उसका हौसले बढ़ गए। तो उसने अगला जो धावा बोला वो मिस्र के ऊपर, यानी जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, मिस्र के ऊपर उसने अगला धावा बोला। और वहां पर भी उसने एक के बाद दूसरी शानदार विजय हासिल की। बहुत जगह पर वो जीत नहीं भी सका, लेकिन बहुत सारी जो जिस तरीके से उसने अपने इस जीत को वापस अपने लोगों के द्वारा वहां तक जीत की खबरें पहुंचाई फ्रांस में, तो वो उसकी चर्चा घर घर में होने लगी। तो इस प्रकार से वो ना सिर्फ लोकप्रिय हो गया, फ्रांस में सबसे लोकप्रिय सेनापति या जनरल बन गया, बल्कि साथ ही साथ वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बन गया। ये जो उसकी लोकप्रियता थी और उसका शक्तिशाली होना था, इसके चलते उसने 9 नवंबर 1799 में उसने वहां की जो डायरेक्टरी सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया। जून 1800 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की सेना को मरेंगो के युद्ध में हराकर इटली से मार भगाया। 1802 में आमियंस की संधि द्वारा उसने ब्रिटेन के साथ शांति स्थापित की, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। एक साल से ज्यादा नहीं चली। अगर हम यूरोप का इतिहास देखें तो शायद फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में दोस्ती कम और युद्ध ज्यादा, संघर्ष, आपसी संघर्ष ज्यादा हुए हैं। और आज भी वो एक दूसरे के राइवल्स माने जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। क्रांति के बाद जब फ्रांस डामाडोल हो गया तो नेपोलियन ने सारी जो फ्रांस की व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने का बीड़ा उठा लिया और उसने सुदृढ़ करके भी दिखाया।
सरकारी व्यवस्था का उसने केंद्रीकरण कर दिया, बैंक और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार लाया, विज्ञान और ललित कलाओं को उसने प्रोत्साहित किया। साथ ही उसने वेटिकन में पोप के साथ संबंधों को भी सुधारा। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस का प्रमुख मजहब कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है और पोप उसके सर्वोपरि सरगना हैं। क्रांति के दौरान फ्रांस और पोप के बीच में संबंध बहुत खराब हो गए थे। नेपोलियन ने इन संबंधों को फिर से जोड़ने का प्रयत्न किया और काफी हद तक सफल भी हुए वो। नेपोलियन ने एक ऐसी आचार संहिता की रचना की जिससे वहां की कानून प्रणाली सुव्यवस्थित हो गई और आज भी फ्रांस की कानून व्यवस्था का आधार बनी हुई है। मतलब उसको आज भी उसके बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं वो आज भी वहां पर कायम है। 1802 में संवैधानिक संशोधन द्वारा नेपोलियन ने अपने आप को जीवन भर के लिए वहां का फर्स्ट काउंसिल बना लिया। यानी कि फर्स्ट काउंसिल मतलब वहां पर 3 व्यक्ति थे जो राज कर रहे थे। जब उन्होंने वो डायरेक्टरी का तख्ता पलट किया तो अब उनमें से सर्वशक्तिशाली जो था, तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली नेपोलियन बन गया। और इसका उसने राष्ट्रीय जनमत संग्रह करवा करके उसने इस बात का पुष्टिकरण भी करवा लिया कि हाँ, आम जनता भी उसके इस फैसले का अनुमोदन करती है। उसके हक में करीब 3,60,000 वोट पड़े और विरोध में करीब 8,400। तो इतना ज्यादा वो लोकप्रिय था। 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। मैं वाकई जिस व्यक्ति को मालूम है कि मैं जो भी करूंगा और जनता मेरे साथ रहेगी तो वो उसके तो हौसले बढ़ते ही चले जाएंगे। तो उसका अगला कदम ये हुआ कि उसने अपने आप को फ्रांस का 1804 में सम्राट घोषित कर दिया और उसने अपनी ताजपोशी स्वयं की थी। उसका राज तिलक पेरिस के नोटर डाम कैथेड्रल में हुआ और इसका पुष्टिकरण भी उसने जनमत संग्रह द्वारा करवा लिया। संविधान का पहला वाक्य, जो तब संविधान लिखा गया तो उसका पहला वाक्य कुछ इस प्रकार था, गणतंत्र का कार्यभार सम्राट को सौंपा जाता है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र लाया गया था। अब गणतंत्र का सारा कार्यभार एक सम्राट को दे दिया गया है, यानी कि पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। 1803 में नेपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में लुसियाना नामक फ्रांसीसी क्षेत्र था, जो फ्रांस का क्षेत्र था, उसको उसने $1.5 करोड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी। तो उस धनराशि से उसने अपना सैन्य बल बढ़ा करके अनेक यूरोपीय राज्यों और संगठनों के विरुद्ध युद्ध किए। लेकिन 1805 में ट्राफलगर के युद्ध में वो पराजित हो गया। उसी वर्ष के दिसंबर में उसने ऑस्ट्रेलिट्स के युद्ध में रूस और ऑस्ट्रिया को परास्त किया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो होली रोमन अंपायर होता था, जो उस समय अपनी ढलान पे आ गया था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 1806 में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी कर दी। 1807 में उसने रूस को प्रशिया और फ्रीडलैंड में पराजित किया। 1809 में उसने वाग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को भी हराया। जिस रईसी को फ्रांसीसी या एरिस्टोक्रेसी को फ्रांसीसी क्रांति ने खत्म कर दिया था, उसको नेपोलियन ने पुनर्स्थापित कर दिया। साथ साथ वह अपना साम्राज्य पश्चिमी और मध्य यूरोप में बढ़ाता चला गया और फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को भी बढ़ावा देता रहा। उसने फ्रांस को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहित किया और समाज सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। एक तरफ आचार संहिता के तहत उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
अंतकरण की आजादी और कानून के समक्ष सबकी समानता जैसी उपलब्धियों को सुदृढ़ किया, और दूसरी तरफ उस समय तक की सबसे सशक्त सेना का निर्माण भी किया। और उसमें और भी बहुत सारे सुधार लाए, जैसे कि उसने जो ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार होते थे कि वही सारी संपत्ति का, परिवार की सारी संपत्ति का मालिक होगा, और वंशवाद और रईसी विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। सामाजिक संस्थाओं को चर्च के शिकंजे से मुक्त किया और अनेक मौलिक अधिकारों को स्थापित किया। जून 1812 में नेपोलियन ने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ रूस पर धावा बोल दिया। क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब उसने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की थी तो रूस ने साथ देने से इनकार कर दिया था। तो सितंबर में उसने मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो वहां के जार थे अलेक्जेंडर, उन्होंने नेपोलियन के साथ संधि करने से साफ इनकार कर दिया। उनको मालूम था, अलेक्जेंडर को मालूम है कि अब सर्दियां आ रही हैं और जो रूस की सर्दी है वो रूस की सबसे बड़ी रक्षक भी है वहां पर, इसीलिए रूस के ऊपर कब्जा करना असंभव है, क्योंकि कोई भी सेना वहां की सर्दियों में वो अपने आप को बचा नहीं सकती। कोई भी जो बाहरी सेना, हमलावर सेना, वो वहां पर ज्यादा टिक नहीं सकती है। तो जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो नेपोलियन की सेना का बुरा हाल होने लगा। ना तो उसके पास पर्याप्त अन्न भंडार बचे और ना ही सैन्य सामग्री। 6 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 सैनिक इस काबिल बचे कि वो युद्ध कर सके। इसी दौरान सलमानका के युद्ध में उसको मात खानी पड़ी, नेपोलियन की फौज को मात खानी पड़ी। ऑस्ट्रिया और प्रशिया भी जब इस युद्ध में कूद पड़े तो नेपोलियन को मध्य यूरोप से पीछे हटना पड़ा। अचानक उसका साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा। 30 मार्च 1814 को यूरोप की संगठित सेनाओं ने पेरिस पर चढ़ाई कर दी। 1 हफ्ते बाद नेपोलियन ने अपना पद त्याग दिया। उसके स्थान पर लुई 18 को फ्रांस के सिंहासन पर बिठा दिया गया और नेपोलियन को एल्बा नाम के एक द्वीप में नजरबंद कर दिया गया। ऐसा लगने लगा था कि अब नेपोलियन के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, उसका अब लीला समाप्त हो गई। लेकिन नेपोलियन जाबाज था। उसने 20 मार्च 1815 को पेरिस जेल तोड़ करके वो पेरिस में पहुंच गया और फिर से अपने आप को वहां पर स्थापित किया। नेपोलियन ने फ्रांस में अपना समर्थन व्यापक बनाने की भरपूर कोशिश की। संविधान में उदारवादी बदलाव लाकर उसने विदेशी विरोधियों को अपनी तरफ भी कर लिया। जून 1815 में उसने बेल्जियम पर हमला किया, लेकिन 18 जून को वेलिंगटन ने उसे वाटरलू के युद्ध में हरा दिया। उसको गिरफ्तार करके सेंट हेलेना नाम के ब्रिटेन के एक द्वीप में नजरबंद कर दिया गया और 1821 में कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। तब वो सिर्फ 51 वर्ष का था। नेपोलियन की जो विरासत है, या नेपोलियन की जो विरासत है, वो सिर्फ विशाल ही नहीं, बहुमुखी भी है। जहां भी उसके सैनिक गए अपने साथ समानता के आदर्श साथ लेकर के गए। फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न उदारवादी विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत साबित हुई कि कोई भी राजा या तानाशाह उस विचारधारा को उखाड़ नहीं सका। आज भी वो विचारधारा बहुत सारे देशों में, भारत में से एक है, कायम है, मजबूती से कायम है। जिस तरह से नेपोलियन ने अपनी तानाशाही प्रवृत्तियों का अनुमोदन जनमत संग्रह से करवाया, उसी तरह से उसकी नकल की गई। हिटलर, मुसोलिनी, फ्रांको आदि ने भी प्रयत्न किया, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली। नेपोलियन था, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो सबसे निराला था। उसकी सबसे बड़ी देन है ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें सब समान है
उसने प्रतिभावाद, आजादी, समानता और भाईचारे को देश के चरित्र का हिस्सा बना दिया, जिसका अनुसरण अब विश्व भर के देश करते हैं या विश्व भर में होने लगा। सारे देश नहीं करते, अभी भी कई जगह पर तानाशाही है और हर जगह अभी गणतंत्र या प्रजातंत्र स्थापित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो आदर्श है, इन आदर्शों का आदर होता है, इन आदर्शों को माना जाता है कि ये बहुत आवश्यक है किसी भी समाज के लिए और किसी भी सभ्यता के प्रगति के लिए। आज सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।